आइए शुरुआत करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट की। अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट में सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक हमको गिवन है वो डिटर्मिनेंट के ऊपर है। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट को कहते हैं हिंदी पे सारणी। तो सारणी की संकल्पना, उसके सिद्धांत और उसके गुण, ये फर्स्ट टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते जाते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। पहले बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ फिर प्रॉपर्टी देखते हुए उसके एग्जांपल्स को बनाना शुरू करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। शॉर्ट में डेफिनेशन देखते चलें। डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22 यदि कोई 4 नंबर है, ठीक है, या 4 एलिमेंट है, A11, A12, A21, A22 are any 4 numbers, then डेल्टा या डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये जो सिंबल है इसको यूज किया जाता है, इस चिन्ह को यूज किया जाता है डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए। और डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं A11, A12, तो ये पहला रो हुआ, ठीक है, पहली पंक्ति हुई, और ये दूसरा रो हुआ A21, A22, ये दूसरा रो हुआ या दूसरी पंक्ति हुई। कॉलम की बात करें तो A11 और A21 ये पहले कॉलम या पहले स्तंभ में है, और A12 और A22 जो है ये दूसरे स्तंभ या दूसरे कॉलम में है। तो ये जो अरेंजमेंट हम देख पा रहे हैं 4 एलिमेंट का, इसे ही कहा जाता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन हुआ? डिटर्मिनेंट डेल्टा विल बी इक्वल टू, ये जो मॉड दिख रहा है हमको जिसमें सारा अरेंजमेंट है, दैट इज डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22। और क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर कितना कहा जाएगा? 2 by 2, यानी 2 रो एंड 2 कॉलम। हमेशा डिटर्मिनेंट को स्क्वायर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम में एलिमेंट्स हमेशा अरेंज किए हुए रहेंगे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है। रिप्रेजेंट द नंबर, अब देखें कि A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाइड बाई A21, ये जो एक्सप्रेशन है ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको? डिटर्मिनेंट को। ये डिटर्मिनेंट का क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। और ये क्या हो गया? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट को, और इसे कहा जाएगा, कंप्लीटली कहा जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होते हैं तो सिर्फ एक नंबर बता देने से, जैसे हमने बोल दिया ऑर्डर n, तो वो n वो नंबर ऑफ रो को भी बताता है वही, और वही नंबर ऑफ कॉलम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों चीजें हो जाती हैं ये ऑर्डर बता देने से। अब देखें कि यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन हम स्मॉल लेटर में कर रहे हैं और उसके बाद ये 2 डिजिट लिख रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो ये पहला वाला डिजिट है 1, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो दूसरा वाला डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यानी एलिमेंट किस पोजीशन पे है इस डिटर्मिनेंट के, किस रो और किस कॉलम में है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन में बताया गया है। तो A11 बोलने का मतलब है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये रो का भी पहला एलिमेंट है और कॉलम का भी पहला एलिमेंट है। दूसरे पोजीशन पे आप देख पा रहे हो 1 2 लिखा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पोजीशन पर एलिमेंट रखा हुआ है। उसके बाद दूसरे वाले रो में आ जाएं तो A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 21 का मतलब, और 22 का मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और इधर आपका सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो A22 तो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की कंप्लीट वैल्यू, ये तो हो गया अरेंजमेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे मिलती है? तो यदि 2 by 2 का या ऑर्डर 2 का मेरे पास डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस से निकलती है। तो वही एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में। दिस इज नोन टू बी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक का मान। तो ये सारणिक का मान कैसे हुआ? देखो A11 A22 का मतलब हुआ कि इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, गुणा हो गया, माइनस साइन आ गया, और माइनस साइन के बाद फिर ये दूसरा जो A12 और A21 ये क्रॉस में ये मल्टीप्लाई हो गया। तो पहला मल्टीप्लीकेशन A11
विथ A22 और दूसरा A12 विथ A21, दोनों का जो डिफरेंस हम निकालेंगे वही डिफरेंस कहलाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। समझ में आ गई बात। सारणिक जो है उसका मान निश्चित होता है, उसका मान यूनिक होता है, डेफिनेट होती है वैल्यू और यूनिक होता है। अब अभी हमने इसमें वर्ड यूज किया नंबर्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिटर्मिनेंट में सिर्फ नंबर्स आएंगे, बल्कि नंबर की जगह पे वहां पर आपको अलग अलग फंक्शन, वेरिएबल वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पे सपोज आ गया log x, यहां पे आ गया log y, यहां आ गया log w, यहां पे आ गया 0। इस तरीके से भी एलिमेंट्स के पोजीशन पे वेरिएबल, फंक्शन, नंबर, फ्रैक्शन सभी आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व, ये तो हो गया ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में। अब यदि हम बात करें कि भाई इससे आगे के ऑर्डर यानी 3 ऑर्डर या 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एग्जामिनेशन में प्रीवियस जो पूछे गए हैं, जनरली वहां पे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्डर का यदि डिटर्मिनेंट लेते हैं मतलब उसमें 3 रो होंगे, ये आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, 3 रो होंगे, 1 2 और ये 3 रो और 3 कॉलम होंगे, तो आप सिंपली उसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप देखते हैं इसको एक्सपांड कैसे किया जाता है। पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, जो सामान्य विधि है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ये देख लेंगे कि एग्जामिनेशन में हम जल्दी कैसे उसको सॉल्व करें, दोनों चीजों को देखेंगे। तो इसके एक्सपांशन को जानने के लिए या इसको सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, माइनर की जरूरत पड़ेगी और कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं MIJ इस नोटेशन से। अब यहां I क्या बताएगा और J क्या बताएगा? तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि भाई ये जो एलिमेंट है उसमें हमेशा जो पहला वाला डिजिट होगा वो उस अरेंजमेंट के अंदर पे हमेशा रो की पोजीशन बताएगा और दूसरा जो नंबर है वो कॉलम की पोजीशन बताएगा। तो बस यहां पर MIJ बोलने का मतलब माइनर में पहले I जो लिखा हुआ है वो बता रहा है रो की पोजीशन और J बता रहा है कॉलम की पोजीशन। कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं जनरली, तो CIJ इसका बेसिक नोटेशन हो गया। अब देखें इसको निकालेंगे कैसे। जैसे इस 3/3 डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं कि मेरे पास ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसमें अभी मैंने कोई नंबर नहीं रखा है, सिर्फ उनकी पोजीशन का नाम जो है वो यहां लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सिर्फ पोजीशन है, उस पोजीशन को बस ये बता रहा है कि ये भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और इसी तरीके से बाकी सारे नंबर। अब यदि मैं बात करूं कि भाई मुझे माइनर निकालना है, देखिए माइनर हर एक एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर जितने भी एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट के लिए निकाला जाता है, डिफाइन किया जा सकता है। तो यदि मैं बात करूं कि भाई चलिए फर्स्ट वाला एलिमेंट है मेरे पास A11, इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो जिस एलिमेंट के लिए आप माइनर निकालने जा रहे हो आपको उस रो और उस कॉलम को एक्सक्लूड करना होगा, यानी उस जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम का मेंबर है उस रो और कॉलम को एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो जो बचा हुआ छोटा डिटर्मिनेंट होगा आपके पास, जो बचा हुआ छोटा डिटर्मिनेंट आपके पास बचेगा वही कहलाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू या उस पर्टिकुलर पोजीशन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक माइनर। समझ में आई बात? A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर कौन होगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यदि मैं छोड़ दूं तो जो बचा हुआ भाग होगा माइनर, है ना, माइनर यानी उपसारणिक बोलते हैं इसको, यानी सारणिक से हमेशा उसका जो ऑर्डर होगा वो कम होगा, एक कम होगा। तो यहां पर आपको देखिए 3/3 के डिटर्मिनेंट में पहली वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो उपसारणिक या माइनर मैं लेने जा रहा हूं वो 2/2 का माइनर या 2/2 का उपसारणिक मुझे मिल रहा है। तो ये A22, A32, A23 और A33 ये पार्ट मुझे मिल गया।
ये कहलाएगा माइनर। तो अब क्योंकि ये किसके करस्पॉन्डिंग मैंने निकाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैंने इसको कैलकुलेट किया है, इवेल्युएट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, M11 कहलाएगा, MIJ। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये पूरा तो मैंने लिखा है माइनर ऑफ A11, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये M11 है, दिस इज M11। और कोफैक्टर क्या होगा, तो देखिए कोफैक्टर डिफाइन किया गया है किसी भी एलिमेंट के लिए -1 टू द पावर रो पोजीशन प्लस कॉलम पोजीशन एंड मल्टीप्लाइड विथ करस्पॉन्डिंग माइनर ऑफ द एलिमेंट। तो देखो बस आप इस पहले एलिमेंट के लिए जो माइनर आप कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें केवल साइन माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, बस वही कोफैक्टर कहलाएगा। यानी कोफैक्टर और कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन होता है इस एलिमेंट -1 टू द पावर i प्लस j का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के माइनर के साथ। मतलब यदि मैं बात करूं कि भाई फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन के लिए मेरा कोफैक्टर क्या होगा, तो -1 के पावर पे 1 + 1 लिखूंगा, यानी ये दोनों पोजीशन मैंने रख दिया और इसके साथ में जो पहला माइनर निकालूंगा मैं वो आ जाएगा, तो -1 का पावर 2 यानी ये हो गया +1, तो +M11 आ जाएगा। यानी केवल कोफैक्टर में साइन डिसाइड होगा, केवल साइन डिसाइड होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यदि 3/3 का डिटर्मिनेंट मैं लेता हूं और मुझको यहां पर टोटल 9 वैल्यू मिल रही है, 3 रो 3 कॉलम, तो पूरे के पूरे 9 माइनर और 9 माइनर के बेस पर मैं 9 कोफैक्टर डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी एक रो या एक कॉलम के ही कोफैक्टर के बेसिस पे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसकी जो जनरल मेथड है या जो सामान्य विधि है उसके अनुसार 3/3 का माइनर निकाल कर कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझते हैं दो छोटे एग्जांपल्स में। आप सबसे पहले देख लो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो सिंपल है, यदि मेरे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ 1357, ये ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू सिंपली 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, 1 × 7 एंड माइनस हो गया 3 × 5, तो ये हो गया आपका 3 × 5, तो मेरे को मिल गया 7 - 15, और 7 - 15 मतलब हो गया कितना वैल्यू, -8। -8 इसकी वैल्यू हो गई। 2/2 के डिटर्मिनेंट में सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस ले लेना है, जो दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। 2 बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों का डिफरेंस ही आपको बोलेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब 3/3 में देखें किस तरीके से हम लेंगे, तो आप एक चीज पहले ध्यान रखो कि किसी भी डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, जनरली हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन किसी भी एक रो या एक कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे उनके माइनर विथ कोफैक्टर लेकर के हम पूरे मैट्रिक्स पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहां पर लेता हूं, ये फर्स्ट रो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस फर्स्ट रो के बेस पर मुझे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू चाहिए, राइट। तो देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, पहले वो लिख लेते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आप 152 और 173 छोड़ दीजिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर आ जाएगा 2 1 0 -1। आफ्टर दैट 5 के लिए लेंगे तो कोफैक्टर के साथ ले लेंगे, तो देखिए 1 1 इसके पोजीशन के लिए कोफैक्टर की वैल्यू प्लस आती है 1 1 के लिए, और यही यदि C12 होगा तो भाई 1 + 2 -1 + 2 यानी माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और यही यदि 1 3 होगा तो वापस -1 टू दी पावर 1 + 3 यानी प्लस में आएगी वैल्यू। तो ध्यान रखिए कोफैक्टर यानी मैंने आपको पहले ही बोला केवल साइन जो है वो इंक्लूड होता है किसमें, वैल्यू ऑफ माइनर में। तो चलिए 5 को मैं कोफैक्टर के कारण इसको माइनस के साथ लेता हूं, -5 मैंने ले लिया। इस 5 के करस्पॉन्डिंग आप उस कॉलम को और उस रो को एक्सक्लूड करोगे डिटर्मिनेंट से, तो रिमेनिंग 7 3 विथ 0 -1 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया। अब प्लस उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 2 है। प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो जो मैं 2 ले रहा हूं वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो 1 + 3 और 1 + 3 हो गया आपका 4, यानी प्लस में ही आएगा आंसर, -1 टू दी पावर 4।
यानी माइनर जो आएगा उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है यहां पे। अब आप देखो 2 के करस्पॉन्डिंग आप ये रो कॉलम छोड़ देते हो तो 7 3 2 और 1 ये वाला पार्ट आपके पास आएगा। तो ये हो गया आपका 7 3 2 और 1। तो माइनर की हेल्प से 3/3 डिटर्मिनेंट के पहले रो के तीनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपने माइनर साथ में ले लिए। अब आपको पता है कि अब ये 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे सिंप्लीफाई होता है, वो सिंप्लीफाई होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंस। तो अब आप देखें 1 के साथ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू -1 -2 हो गया और 0 इंटू 1 ये वैल्यू 0 हो गई। सेकंड वाले में वैल्यू में देखें तो -5 के करस्पॉन्डिंग यहां पे 7 इंटू -1 आपके पास आया -7 और फिर 0 इंटू 3 ये 0 हो गया। एंड द लास्ट वैल्यू आप देखें 2 के साथ आपके पास वैल्यू मिल गई 7 इंटू 1 7 आ गया और 2 इंटू 3 आपके पास 6 हो गया। तो आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि -2 इंटू 1 ये -2 हुआ आपके पास, -7 इंटू -5 प्लस 35 हो गया ये, और 7 - 6 दैट इज 1 तो +1 हो गया। तो 35 + 1 36, 36 - 2 दैट इज 34। तो ये सिर्फ प्रोसेस अभी हम समझ रहे हैं, ये मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि पहले प्रोसेस समझना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट जो है वो सिंप्लीफाई कैसे होता है, एक्सपांड कैसे होता है। 2/2 के लिए तो हमने समझ लिया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंस, और 3/3 के लिए दो नए छोटी छोटी चीजें आई। एक है कोफैक्टर, और कोफैक्टर किस पर बेस करके लिया जाता है, माइनर के बेस पे। तो माइनर यानी कुछ नहीं, उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर बोलने का मतलब उसका सब मैट्रिक्स, या उसको बोले हम सब डिटर्मिनेंट, उप सारणिक बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से 2/2 और 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है वो हम देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ऑर्डर 3 का, यानी 3 रो और 3 कॉलम है, 9 एलिमेंट। फर्स्ट रो में है 5 2 1, सेकंड रो है 7 3 0 और थर्ड रो है 3 1 एंड 2। अब इसको देखते हैं कि फर्स्ट रो के बेस पे भी इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं, फर्स्ट कॉलम के बेस पे भी, और उसके अलावा भी किसी और अदर रो या कॉलम के बेस पे देखते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट रो का मतलब हो गया कि अभी मैं कौन सा रो, फर्स्ट रो मतलब मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 5 2 एंड 1 की बात कर रहा हूं, 5 2 1। इसके बेस पे एक्सपांड करने जा रहे हैं किसको, डिटर्मिनेंट को। देखिए 5 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 5 के लिए इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, यानी 5 2 1 और 5 7 3 को, तो हमारे पास माइनर बचेगा 3 0 1 एंड 2। अभी माइनर सॉल्व करके ले लेते हैं। 3 इंटू 2 विल बी 6, 0 इंटू 1 विल बी 0, यानी 6 - 0। तो देखो 5 के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो 5 आएगा, 5 के साथ में उसके माइनर का कैलकुलेशन 6 - 0, ये हो गया 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 ये -0 हो गया। अब 5 के बाद आ जाते हैं 2 पर, तो क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1 2, तो यानी कोफैक्टर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस साइन के साथ लिए -2। या सीधे आप याद रखो कि जब भी वैल्यू आप एक्सपांड करने के लिए लोगे तो प्लस माइनस प्लस, कॉलम में भी जब जाएंगे तो फिर आप ध्यान रखो प्लस माइनस और प्लस, सीधा सीधा। थर्ड वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए कितना हो गया था, इस कॉलम और इस रो को छोड़ते हुए 7 3 0 2 का माइनर बनेगा, तो 7 इंटू 2 विल बी 14, 0 इंटू 3 विल बी 0, तो 14 - 0 हो गया। और आखिरी वैल्यू यहां पे दिख रही है हमको +1, 1 के लिए हो गया आपके पास, आप इस रो और इस कॉलम को यदि छोड़ दें तो 7 इंटू 1 यानी 7 हो गया, 3 इंटू 3 यानी 9 हो गया, 7 - 9 ये वैल्यू हो गई -2। अब देखें 5 इंटू 6 - 0 यानी 6 होगा, 5 इंटू 6 30 हो गया, 14 - 0 14, 14 इंटू -2 -28 हो गया, और 7 - 9 -2 हुआ तो -2 इंटू +1 यानी -2 हो गया, 30 - 28 +2 -2 वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये अभी मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया फर्स्ट रो में जो एलिमेंट दिया है उसके बेस पे। अब देख लेते हैं फर्स्ट कॉलम के बेस पे कैसा होगा। तो अब 5 2 1 की जगह पे अब मैं क्या लूंगा,
573 लेने वाला हूं, 573 फर्स्ट कॉलम। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5 तो सेम एलिमेंट है तो पहली वैल्यू तो बिल्कुल एज इट इज आएगी, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एलिमेंट तो कॉमन है दोनों में। अब 7 से देखें, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, -1 टू दी पावर 2 + 1, इसीलिए माइनस आएगा ही इसमें। तो वही अल्टरनेट वाली बात हो गई। तो अब देख लें, -7 आ गया और 7 के करस्पॉन्डिंग आप इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को आप छोड़ दो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, दोनों का डिफरेंस हो गया 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। लास्ट जो है वो है 3 के करस्पॉन्डिंग आप रो और कॉलम को एक्सक्लूड करते हो तो आपको मिलेगा 2 × 0 विल बी 0, 1 × 3 विल बी 3, तो 0 - 3। अब फिर से आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप देख पा रहे हो 5 × 6 30, -7 × ये 3 था -21, और 3 × -3 ये -9। फिर से 30 - 21 इज +9, +9 - 9 विल बी 0। ये तो हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बेस पे। यदि इसके अलावा यदि हम कोई दूसरा रो या कॉलम ले लें, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जिस रो या कॉलम में 0 है उस रो या कॉलम को यदि आप लेकर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको समय कम लगेगा, है ना। जैसे 730, तो भाई 0 के करस्पॉन्डिंग आप जो भी वैल्यू निकालो, 0 उसमें मल्टीप्लाई होगा, उसको 0 कर देगा। मतलब मुझे केवल 7 और 3 का ही माइनर निकालना और उसके लिए मल्टीप्लाई करते हुए डिटर्मिनेंट निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो चलिए इसी रो को ही चेक कर लेते हैं एक बार कि 730 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 7 माइनस के साथ आएगा, ये ध्यान में रखेंगे कि पोजीशन वाइज वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो पोजीशन वाइज है, यानी साइन के साथ आएगा। तो -7 आएगा क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। -7, तो ये 7 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 2 × 2 4, 1 × 1 ये आ गया 4 - 1। 3 के करस्पॉन्डिंग आप इस रो को सेकेंड वाले और सेकेंड वाले कॉलम को छोड़ते हो तो 5 3 1 2, तो 5 × 2 10, 1 × 3 3, तो 10 - 3 हो गया। और लास्ट वाला तो 0 है, अब वो +0 के साथ आप चाहे जो भी वैल्यू निकालो, हमको पता है इसलिए 0 के करस्पॉन्डिंग मैंने माइनर नहीं लिखा है यहां। -7 और 3, -7 × 3 हो गया -21, और 10 - 3 7 × +3 हो गया 21, तो 0। ये मैंने सेकंड रो के बेस पे निकाला। तो आप देखो, आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को ले करके आप उसके माइनर लेते हुए यदि आप उन 3 वैल्यू की चलते हो तो पूरे 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक और सेम आएगी, चेंज नहीं होगा। आप चाहे फर्स्ट रो से निकालो, सेकंड रो से निकालो, फर्स्ट कॉलम से निकालो, सेकंड कॉलम से निकालो, लास्ट कॉलम से निकालो, जो भी रो या कॉलम आप यूज करोगे उसके बेस पे मेथड आप लगा सकते हो। आपको डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो यूनिक मिलेगी। बस क्या ध्यान रखना है, साइन का यहां ध्यान रखना है। गलती यहां पे होने की चांसेस साइन पे ही है, बाकी नंबर्स तो यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। साइन जो है वही एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई उस पोजीशन वाइज वहां पे प्लस के साथ वो वैल्यू हमें लेनी है या माइनस के साथ। ठीक, अब बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट की बात करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, हमने देखा माइनर, हमने देखा कोफैक्टर, और अब हम देखने जा रहे हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए जो डिफाइन किया गया है वो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आर रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर, जो कोफैक्टर हम निकालते हैं -1 टू दी पावर i + j इंटू माइनर, अभी मैंने आपको उसका मैथड बताया था, जो कि हर एक एलिमेंट के लिए निकलता है मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट के। देन दी ट्रांसपोज या प्रतिलोम, इसका भी अभी हम मीनिंग समझेंगे क्या होगा। ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी जो कोफैक्टर निकाले रहेंगे जितने भी एलिमेंट के, उससे बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। किसका, दिए गए मैट्रिक्स ए का। ये बार बार जो मैट्रिक्स वर्ड यूज हो रहा है वो कुछ नहीं, ये जब सारा नंबर्स का अरेंजमेंट रो और कॉलम में रहे और इस तरीके से यदि हम उसको डिफाइन करें जिसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती बल्कि उस पर अलग अलग ऑपरेशन लगते हैं, तो वो कहलाता है मैट्रिक्स। अभी केवल मैट्रिक्स के लिए इतना ही ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट जैसा ही है उसका अरेंजमेंट, ठीक है, लेकिन हाँ उसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती। अब देखें, ये चलिए एक 2x2 का ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लेते हैं।
क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो जब माइनर निकालने जाएंगे तो सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट बचेगा। तो सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं। ले तो सकते थे 3x3 का भी, इसी तरीके से ही निकलेगी सारी वैल्यू, लेकिन अभी केवल इस स्टेटमेंट को समझने के लिए देखें। 5 के लिए क्या होगा, 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी -1 टू दी पावर 1 + 1 हो गया, और इस रो कॉलम को छोड़ेंगे तो वैल्यू 5 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगी, 3। तो -1² इंटू 3 यानी +3। 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम छोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 यानी -1³ यानी माइनस रहेगा विथ ये 7। वैसे ही 7 के लिए देखें तो 7 वाले कॉलम और रो को छोड़ते हैं तो 2 आएगा, और क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मतलब 2 + 1, तो -1 टू दी पावर 3 यानी माइनस साइन के साथ इसका माइनर लिखा जाएगा 2। और 3 के लिए बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू ये इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो जाएगी, इस रो और कॉलम को छोड़ोगे तो 5 आएगा, तो -1 टू दी पावर 4 यानी प्लस और +5 इसकी वैल्यू आएगी। जो कोफैक्टर हमने निकाला उसे मैट्रिक्स में उन एलिमेंट की जगह रिप्लेस करते जाते हैं। देखिए 5 के प्लेस पे आया है कितना, आप देख पा रहे होंगे, 5 के प्लेस पे आया है +3, 2 के प्लेस पे आया है -7, 7 के प्लेस पे उसका कोफैक्टर आ जाएगा -2, और 3 के प्लेस पे उसका कोफैक्टर आ जाएगा +5। ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं, तो अब हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। ये एलिमेंट्स क्या हैं, ये उन एलिमेंट जो हमें मैट्रिक्स ए दिया है उसका कोफैक्टर निकाला है हमने, साइन -1 टू दी पावर i + j से डिसाइड किया, उसमें मल्टीप्लाई किया उसका माइनर, और उसके बाद ये मैट्रिक्स तैयार हुआ। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेने बोला है, कोफैक्टर देन द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी जो रो के एलिमेंट हैं उनको कॉलम के फॉर्म में लिखते जाइए, यानी इंटरचेंज टू रो विथ कॉलम इज नोन टू बी ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। रो को कॉलम से इंटरचेंज करना। देखिए पहला रो क्या है, 3 विथ -7, इसे पहले कॉलम के रूप में लिख दिए 3 विथ -7, और दूसरा रो दिख रहा है -2 विथ 5, उसको लिख दिए दूसरे कॉलम में यानी -2 विथ 5। तो ये जो आपको दिख रहा है फॉर्म मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये कहलाता है एडजॉइंट। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को उनके एलिमेंट के पोजीशन पे रखते चले जाएंगे, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसकी जगह पे रख दिए, और उसके बाद उसको रो से कॉलम पे इंटरचेंज कर दिए, तो ये मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ही पूछ लिया जाता है। सपोज ये मैट्रिक्स देकर आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई 3 के लिए कोफैक्टर एलिमेंट क्या होगा, या 3 के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वहां पे 3 के प्लेस पर क्या आएगा। तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो एडजॉइंट एलिमेंट आ रहा है उस पोजीशन पे वो आ रहा है 5। वैसे ही देखें 2 के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज -2। 5 के पोजीशन पे एडजॉइंट मैट्रिक्स पे एलिमेंट आ रहा है 3, और 7 के पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है एडजॉइंट पे वो क्या आ रहा है -7। तो ये प्रोसेस हुआ माइनर, कोफैक्टर और आपका एडजॉइंट का। अब चलिए देख लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड, कि हम और इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सारस मेथड या शॉर्ट मेथड बोलते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। अभी हमने इस डिटर्मिनेंट को देखा था, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो के बेस पे हमने कोफैक्टर माइनर निकालते हुए, साइन ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को हमने कैलकुलेट किया था। एक और सिंपल वे है, इसमें कोफैक्टर माइनर ये सारी आपको चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है आपके पास। अब इसमें के फर्स्ट वाले रो और फर्स्ट वाले कॉलम और सेकंड वाले कॉलम को हम वापस से लिख दिए इस तरीके से। 5 7 3 हमारा फर्स्ट कॉलम था, तो हमने साइक्लिक ऑर्डर में यानी डिटर्मिनेंट के लास्ट कॉलम खत्म होने के बाद फिर से शुरुआत करते हुए 5 7 3 2 3 1 ये 2 चीजें हमने वापस लिख दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से पहले, क्योंकि हमें पता है माइनर हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले नंबर से राइट वाले नंबर का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं
और फिर राइट वाले नंबर को लेफ्ट वाले नंबर से करते हैं। इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस रहता है, तो सीक्वेंस वैसा ही रहेगा। अब हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए 5, इस तरीके से हम ऐसा क्रॉस बना ले रहे हैं। 5 3 और 3 2, 2 0 0 3 और 1 7 7 1, ऐसा 3 पेयर में हमने क्रॉस बना लिया। 3 पेयर में हमने क्रॉस बना लिया। तो अब देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। 5 इंटू 3 इंटू 2 गुणा कर लिया हमने। फिर प्लस करके 2 इंटू 0 इंटू 3, ये प्लस किया हमने। 2 इंटू 0 इंटू 3 प्लस उसके बाद हो गया 1 इंटू 7 इंटू 1, तो ये हो गया 1 इंटू 7 इंटू 1। तो इस तरीके से देखें कि हमारे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को लेते हुए हमने एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का टोटल वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये पूरा हमारा एक पेयर हो गया। और बिल्कुल उसी प्रकार से हम पेयर कंप्लीट करेंगे किधर से, राइट टू लेफ्ट। अभी हम गए हैं लेफ्ट टू राइट नंबर, डायगोनली गए हैं, विकर्ण के रूप में गए हैं। अब हम चलते हैं माइनस करने के बाद हम ले लेते हैं यहां से, देखिए 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार से 1 इंटू 3 इंटू 3 के बाद 5 इंटू 0 इंटू 1 और फिर 2 इंटू 7 इंटू 2। यानी जिस तरीके से हम 5 2 1 पे हम पहुंच चुके थे, 1 से ही शुरू करते हुए 1 5 और 2, इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए वैल्यू कंप्लीट किया। तो देखिए 1 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 1 3 3, फिर प्लस करके 5 इंटू 0 इंटू 1, फिर 2 इंटू 7 इंटू 2, फिर से प्लस करते हुए, तो ये हो गया 30। 30 के बाद ये वाली वैल्यू हो गई 0, 0 के बाद ये वाली वैल्यू हो गई 7, तो ये हो गया 37, यानी 30 प्लस 0 प्लस 7। और सेकेंड वाला पेयर का 9 के बाद ये 0 हो गया, उसके बाद ये 28 हो गया, तो 28 और 9 ये भी कितना हो गया 37। तो देखिए आंसर एग्जैक्ट वही आ रहा है, डिटर्मिनेंट की यूनिक वैल्यू मिल रही है 0। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट के बाद डिटर्मिनेंट के पहले और दूसरे कॉलम को लिख करके आप 3 के पेयर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ही पेयर क्यों? क्योंकि ऑर्डर 3 का है। यदि ऑर्डर 4 का होगा तो ये 4 पार्ट का पेयर होगा, लेकिन हमें मतलब सिर्फ 3x3 से है। 3x3 का ही एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखें। तो यहां पर 3 पेयर आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट, और 3 पेयर आप राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से आपने लिया। इधर से आपने 3 वैल्यू ले ली, इधर से आपने 2 5 1 बैक साइड से और फ्रंट साइड से, तो ये डिटर्मिनेंट निकल गया। इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोफैक्टर, माइनर, उसका साइन चेंज करना, ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। तो इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ये हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटरमाइन करना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो अब देखें, सबसे पहला प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपोज, शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसपोज का। तो ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब यदि आपको जैसे अब ये डिटर्मिनेंट है, अभी पहले रो में 5 2 1 है, यदि मैं इसको ट्रांसपोज कर लूं, यानी यदि मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, उसके फर्स्ट रो को मैं यहां फर्स्ट कॉलम में लिख लूं 5 2 1, उसके बाद मैं 7 3 0 जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख लूं, और जो 3 1 2 थर्ड वाला रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख लूं, तो ये कहलाएगा, जब मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ, ट्रांसपोज। और ये जो ट्रांसपोज है इसका भी यदि आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो बिल्कुल इक्वल आएगा किसके, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आ रही थी उसके इक्वल आएगी। तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हमेशा आपको डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालने बोला जाए या डिटर्मिनेंट निकाला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप ट्रांसपोज करके भी फाइंड आउट करोगे तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेकंड जो है, इफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, क्या है कि भाई यदि मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं, आप 2/2 में समझ लीजिए, मैंने सेकंड रो को 0 ले लिया, यहां मैंने लिखा 5, यहां मैंने लिखा 3। अब इसका एक रो 0 है, तो अब यदि मैं इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करूंगा तो मेरे को पता है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जानी है। 5 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3, तो वैल्यू तो 0 हो गई।
यदि मैं 3/3 के मैट्रिक्स की बात करूं या 3/3 के डिटर्मिनेंट की बात करूं, मान लीजिए मैंने लास्ट वाला रो, या चलिए इसमें मैं कॉलम ले लेता हूं, ये चलिए 0 0 0 मैंने ले लिया, यहां मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और ये सपोज मैंने ले लिया 7। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग पूरे डिटर्मिनेंट को लेकर सॉल्व किया जाता है। तो मान लो मैं कॉलम को ले लिया, तो मैं 0 + 0, इसको प्लस लेता हूं, फिर माइनस, फिर प्लस लेता हूं, मान लो इस तरीके से मैं ले रहा हूं। तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड के लिए जो भी माइनर होगा उसका वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा। तीसरे वाले के लिए भी इस रो कॉलम को छोड़कर जो भी वैल्यू लोगे आखिर मल्टीप्लाई तो 0 से होगा, भले ये वैल्यू जो भी आए अंदर की, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी। और इसलिए हमेशा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तो यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम कंप्लीटली 0 हो, यानी उसके सारे एलिमेंट में 0 हो, तो उस कंडीशन में उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। इफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, यानी सारे एलिमेंट 0 वैल्यू हैं, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मान लो वो डिटर्मिनेंट ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। If we interchange one row or column to another, then value of determinant multiplied with -1। अब इसको समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 5 2 1 3, ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 × 3 और 2 × 1। तो 5 × 3 हो गया 15 - 2 × 1 हो गया 15 - 2, यानी वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। ये रिजल्ट हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। 5 2 1 3 का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। अब यदि मैं इसके रो को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर देता हूं, तो रो को इंटरचेंज कर रहा हूं, ट्रांसपोज नहीं ले रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी 5 2 की पोजीशन जो फर्स्ट रो है वो पूरा मैं सेकंड रो में चला जाएगा और सेकंड रो को मैं पूरा पूरा फर्स्ट रो में कर देता हूं। यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2। यदि मैं ये ऑपरेशन लगा दूं डिटर्मिनेंट में, इस प्रकार से रो को और कॉलम को चेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। इसको कहा जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देखो कि यदि मैं चेंज कर देता हूं तो मुझे पहला रो मिलेगा 1 3 और दूसरा रो मेरा हो जाएगा 5 2। अब यदि मैं वैल्यू निकालता हूं तो 1 × 2 ये आ गया और 3 × 5 15, यानी वैल्यू कितनी आ गई? -13। यानी आप देखो यदि मैं रो को मैंने इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में एडिशनली साइन का चेंज हो गया, एक माइनस उसमें ऐड हो गया, माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यदि मैं एक रो ऐसे ही कॉलम चेंज करके भी देख सकते हैं, या एक कॉलम चेंज कर दूं करस्पॉन्डिंग अदर रो या कॉलम में पोजीशन में, तो डिटर्मिनेंट जो है वो -1 से मल्टीप्लाइड होगा। ध्यान रखिएगा, एक रो इंटरचेंज होगा या एक कॉलम इंटरचेंज होगा, और है दोनों में से कोई एक होगा। तो यदि 2 हो गया तो -1 दो बार -1 का मल्टीप्लाई होगा, यानी वैल्यू एज इट इज रहेगी। 3 बार चेंज हो गया तो -1 × -1 यानी आप एक बार एक रो को इंटरचेंज करोगे तो टोटल आने वाली वैल्यू में एक माइनस का फर्क पड़ेगा। आप 2 बार इंटरचेंज करोगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, इसलिए आपको लगेगा चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में 2 बार -1 होने की वजह से प्लस होगा। और 3 बार आप इंटरचेंज कर दोगे तो वो माइनस में उसका रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से जब आप रो को या कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसमें -1 का फर्क आ जाता है, या -1 आंसर में वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हुआ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3। और चौथी प्रॉपर्टी देखें, इफ वन रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर सपोज k, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो k टाइम्स। यदि आप डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू उसकी पहले थी पूरे डिटर्मिनेंट की, उसमें उस नंबर के बराबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिजल्ट आता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट था, देखें आप 5 2 1 3, इसका रिजल्ट आ रहा था 13। अब मैं इसके सेकंड वाले रो में, सिर्फ सेकंड रो में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 का,
तो देखिए इसमें यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं किसमें, सेकंड वाले रो में, तो मेरा डिटर्मिनेंट ऐसा होगा 5 2, यहां मैं 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, और अब मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखिए 5 इंटू 6 इज 30 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, वैल्यू आ रही है 26। पहले जो वैल्यू थी 13 उसमें से फर्क पड़ रहा है 13 इंटू 2 यानी 2 टाइम्स हो गया वो, क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था सेकंड रो में, इसलिए टोटल वैल्यू में 2 का मल्टीप्लीकेशन मिला। यदि अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 का, मान लीजिए फर्स्ट रो में, तो 26 में मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर चेंज आएगा जो अगला आएगा। मान लो मैं किसमें, फर्स्ट वाले रो में, अब मैं यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो रिजल्ट जो है वो 26 के 3 गुना के बराबर आएगा, यानी उसके 3 टाइम्स के बराबर आएगा। तो यही बताया गया है लास्ट वाली प्रॉपर्टी में कि यदि k का मल्टीप्लाई किसी रो, पर्टिकुलर रो या कॉलम में कर दिया गया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस नंबर के बराबर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट की अदर प्रॉपर्टीज।